तो अब यहाँ पे कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होगा वो आपको सोचना है। कैसे सोचना है? इजी है, अपना ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है। खाली यहाँ देख लो डू व्हाइल में क्या हो रहा था, ये प्रिंट क्या क्या कर रहा था। पहले ये प्रिंट मैं एक बार इसे इरेज कर देती हूँ, ओके, तो समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा था। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर रहा था, x की वैल्यू। तो सबसे पहले x यहाँ माइनस माइनस होने के बाद x क्या लिखा जा रहा था, 9, क्योंकि x 10 था, माइनस माइनस होने के बाद x की वैल्यू प्रिंट हो रही थी, तो x था 9, क्योंकि 10 माइनस माइनस मीन्स 9, डिक्रीमेंट बाय 1। फिर यहाँ आके चेक कर रहा था कि 9 1 से ग्रेटर है क्या, कंडीशन इज येस है, तो वो क्या करेगा, फिर से इस लूप में जाएगा, x को माइनस माइनस कर देगा। x क्या था, 9 था, यहाँ पे देख लो, तो x बन गया 8, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, सेम लाइन पे 8 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट ln नहीं दिया है। देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट ln नहीं दिया हुआ है, खाली प्रिंट लिखा है, तो सेम लाइन पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी 8 ग्रेटर देन 1, अगेन द कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 प्रिंट कर देगा। फिर 6, इसी ढंग से ये लूप चलता रहेगा, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, मैंने एक बार 1 तक लिखा है। जब x 0 होता है, जब z 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे जाके क्या प्रिंट कर देगा, 0, और फिर वो बाहर आके चेक करेगा, क्या चेक करेगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट विल चेक 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अभी यहाँ क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाता है फॉल्स, तो वो लूप को अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ प्रिंट लास्ट में से क्या प्रिंट किया, 0, ये देख सकते हो, मतलब अब हमारा ये जो x चलेगा वो 0 तक जाना चाहिए, 9 से 0 तक। तो जब तक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक ये लूप चलना चाहिए, और हर बार x की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, माइनस माइनस, बस, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। ध्यान से देखना है कितनी वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, कहाँ तक, जैसे यहाँ 9 से 0 तक, तो x इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 9 से 0 की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो माइनस माइनस, बाकी सब सेम है, दैट्स ऑल, इतना ही होगा इसमें। और एक क्वेश्चन था मेरे पास, हाँ ये वाला सीलिंग वाला, ये भी मोस्टली आता है। समझो एक घर है, उसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर, फ्लोरिंग और फ्लोर। तो सीलिंग में क्या होगा, 4.2, और फ्लोर में क्या होगा, सेम क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, मैथ्स डॉट एज्यूम कर लो, ये तो होना ही है, मैथ्स का फंक्शन है तो मैथ्स डॉट तो रहेगा ही, और 4.2। इसमें दो वैल्यूज आने की ऑप्शंस, या तो ये 4 आएगा या तो 5 आएगा, दिस वन 4 और 5, लेकिन 4 और 5 खाली नहीं आ सकता, इसका आउटपुट हमेशा आता है डबल। इसका डेटा टाइप जो रिटर्न का टाइप होता है वो होता है डबल, मतलब आंसर 4.0 या 5.0 आएगा, या 4.0 या 5.0, इनमें से आंसर आएगा। सीलिंग है तो हमेशा ऊपर की तरफ, तो आंसर आएगा 5.0, क्योंकि 4 वैल्यू दी है, राइट, या तो 4 आएगा या तो 4 से ज्यादा आएगा। फ्लोर में भी 4 है तो 4 आएगा या तो 4 से ज्यादा आएगा, मतलब 5, तो इसका आंसर आएगा 4.0, और इसका आंसर 4.0, और इसका आंसर 5.0। आई होप समझ में आ गया ये क्लियर। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं, ABS मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका आंसर जो आएगा वो इंटीजर के फॉर्मेट में ही आएगा, जो नेगेटिव रहेगा उसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसका आंसर है सिंपली द आंसर इज 4। सीलिंग मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, जैसे अगर मैंने लिख दिया 6.2, तो सीलिंग है तो 6 से अपर वैल्यू ही आएगी 7। अगर मैंने लिखा 6.2 और बोला फ्लोर, तो इट विल कम टू द डाउनवर्ड वैल्यू दैट इज 6, बट 0.0 भूलना नहीं है, ओके, बिकॉज इट रिटर्न्स द डबल टाइप डेटा टाइप ऑफ वैल्यू, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकना, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, रीराइट द कोड यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे इन्हें टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है और उसको इफ एल्स में कन्वर्ट करने बोला है। उल्टा भी आ सकता है, टर्नरी ऑपरेटर में लिखा हुआ है और
इफ एल्स में लिखा हुआ है और टर्नरी में कन्वर्ट करने बोलना है, तो बहुत इजी है। मतलब आपको लगेगा कि इतना इजी भी हो सकता है क्या, तो ध्यान से देखना। इक्वल टू के बाद जो चीज लिखी होती है टिल क्वेश्चन मार्क, वो होती है कंडीशन। ध्यान से देख लो, वो कंडीशन ये होता है जो कोलन के पहले, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कोलन, ये होता है पार्ट 1 और कोलन के बाद वाला होता है पार्ट 2। मैं बहुत इजी तरीके से ट्राई कर रही हूँ समझाने की, ध्यान से देखना। तो अब ये 3 पार्ट हैं, कंडीशन, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब इसको इफ एल्स में कैसे डाला जाएगा, इंट ऊपर की जो है लिखा हुआ M400 एज इट इज लिख दिया, ये वाला स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट में डबल कैर हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, डबल कैर, ठीक है। अब कैर को कुछ वैल्यू तो है नहीं, तो मैंने एक बार 0.0 असाइन कर दी। 0.0 क्यों असाइन किया, क्योंकि डबल है, ठीक है। इसके बाय डिफॉल्ट आप 0.0 असाइन करोगे, ठीक है। अब आता है इफ के अंदर क्या लिखा जाता है, क्या होता है हमारा इफ का सिंटैक्स, इफ के अंदर लिखी जाती है कंडीशन, ब्रैकेट में लिखा जाता है उस जो एग्जीक्यूट होगा वो स्टेटमेंट, और एल्स, और उसके ब्रैकेट में लिखा जाता है जो एल्स का स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे आता है पार्ट 1 और यहाँ पे आता है पार्ट 2। बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। तो ये रही कंडीशन हमारी। कंडीशन कैसे पता लगती है, इक्वल टू और क्वेश्चन मार्क के बीच में जो होता है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वल टू, फिर यहाँ कंडीशन होती है और क्वेश्चन मार्क होता है, फिर यहाँ पे पार्ट 1 हो जाता है, कोलन डाल के पार्ट 2, ओके। इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन साइन मीन्स द टर्नरी ऑपरेटर। 3 पार्ट्स आर देयर, 1 3, इट इज हैविंग अ 3 डिविजन्स, ओके। यहाँ कंडीशन लिख देनी m ग्रेटर देन 300, कर्ली ब्रैकेट ओपन करके। अब आपको क्या करनी है, ये इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा था, ये जो पार्ट था वो जाके असाइन होता है यहाँ, जो इक्वल टू के पहले जो भी आप लिखते हो, ये जो पार्ट 1 होता है वो उसको जाके असाइन होता है। तो आप क्या करोगे, ch इक्वल टू पार्ट 1 में क्या लिखा है, m/10.0 इंटू 2 सेमीकोलन। ये हो गया हमारा पहला पार्ट का काम खत्म। अब एल्स लिख के कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दो। इस अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो पार्ट 1 चला जाएगा इसके अंदर। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो फॉल्स वाला पार्ट 2 चला जाएगा ch के अंदर। तो एल्स में ch में क्या जा रहा है, m/20.0 -2। दैट्स ऑल। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके। नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। अभी देख लो सेम चीज आ गई। अब हमको क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर में होता क्या है, कुछ इस तरह से होता है और इक्वल टू साइन होता है। यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर ये पार्ट 1, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पार्ट 1 जाता है यहाँ जो डिक्लेयर होता है वो वेरिएबल में, नहीं तो जाएगा पार्ट 2। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे यूज क्या हुआ है, बिल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ बिल इक्वल टू, ये रहा एज इट इज। अब कंडीशन ढूंढ लो, यहाँ पे इफ के अंदर ही लिखी होती है कंडीशन, तो मैंने लिख दिया। अब बिल इक्वल टू मैं कंडीशन लिख दूंगी, एक सेकेंड ना स्टूडेंट, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे आपको चेक करना है, ये जो पार्ट 1 है उसमें ये जो भी चीज है वो किस में जा रही है, डिस्काउंट में। नेक्स्ट वाले एल्स में भी जो भी पार्ट है वो किस में जा रही है, डिस्काउंट में। तो यहाँ क्या आएगा, डिस्काउंट इक्वल टू, कंडीशन कहाँ होती है, इफ के अंदर, तो बिल ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन 10,000, क्वेश्चन मार्क डाल दो। अब ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो बिल, मतलब आप ये डिस्काउंट इक्वल टू नहीं लिखोगे, वो एक ही बार आगे लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो भी यहाँ पे पार्ट 1 में जो लिखा होगा वो एज इट इज यहाँ लिख दो, कोलन डालना, यहाँ कोलन डाल के, और नेक्स्ट पार्ट जो है जैसे कि ये बिल इंटू 5.0/100 सेमीकोलन, हो गया खत्म, सेमीकोलन लास्ट में। Why it is not taking, okay, it is going below the page, सेमीकोलन, ठीक है।
बहुत इजी है। ऐसा और एक क्वेश्चन है, शायद वो वापस सॉल्व करके देखेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया। टर्नरी टू इफ एल्स और इफ एल्स टू टर्नरी कैसे करना है। नेक्स्ट, गिव द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट। ओके, ये ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब देख लो, सबसे पहले तो समझ लो, ये जो कंडीशन आती है ना, ये वाली, इसका काम क्या होता है? लास्ट डिजिट निकालना। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, यहाँ ये वाला ही नंबर ले लेते हैं, 4279, और ये जो दिया है उसको मतलब है mod 10। अब जब आप ऐसा करते हो तो ये जो लास्ट डिजिट होता है वो निकल कर चला जाता है जो भी आपने इक्वल टू दिया उसमें, ठीक है। और यही नंबर को अगर मैंने 100 से डिवाइड किया, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो क्या होगा? ये 2 डिजिट 100 है तो ये 2 डिजिट कट जाएंगे और खाली 42 बचेगा, और वो जिसमें भी आप स्टोर कर रहे हो उसमें ये 42 चला जाएगा, ठीक है। अगर यही नंबर को मैंने 1000 से डिवाइड किया होता तो क्या होगा? 1000 से डिवाइड है तो लास्ट के 3 डिजिट कट हो जाते, ये 4 बचता और वो 4 जाके स्टोर हो जाता n में। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इस प्रोग्राम में कैसे काम करेगा ये सब। जस्ट आई विल रिमूव दिस। ओके, अब देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि n, ये लूप कब तक चलेगा? ये वाइल लूप है। इसने बोला जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलेगा, और ये लूप के अंदर क्या हो रहा है? n की वैल्यू चेंज हो रही है हर बार। यहाँ देख सकते हो, यहाँ चेंज होती है और ये न्यू वाली n को वैल्यू मिल रही है। अब आगे देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। इन्हें पहले क्या बोला है? n को डिवाइड बाई 10 किया, mod 10 किया है। तो मैंने बोला था जब भी कोई नंबर, ये है नंबर हमारा, ठीक है, इसको इनने क्या किया? mod 10। mod 10 करने से क्या हुआ? d में क्या स्टोर होते हो गया? लास्ट डिजिट, मतलब d बन गया 9। ओके, d बन गया 9, तो इनने वो d की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो मैंने यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो लिख रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पे जो भी प्रिंट होगा 9 प्रिंट हो गया, डन। अब क्या हुआ? इसके बाद नीचे आके उनने n को क्या किया? n mod n डिवाइडेड बाई 100। तो n डिवाइडेड बाई 100 मतलब दिस नंबर इज डिवाइड बाई 100। 2 zeros are there, so I am cutting the 2। तो n में क्या स्टोर हो गया? 42 स्टोर हो गया। अब ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि 42 इज ग्रेटर देन 0। यस, ऑब्वियसली। तो वो अंदर जाके फिर से ये वाला एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मतलब d क्या करेगा? n की वैल्यू अभी 42 है तो वो 42 को mod 10 करेगा। जब आप mod 10 करोगे तो आपको मिल जाएगी लास्ट वैल्यू। तो d में अब क्या स्टोर हो गया? 2, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप d की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो तो 2 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट में आप n को फिर से 100 से डिवाइड कर रहे हो। 42 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो देख लो क्या आएगा। 42 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, ठीक है। इंटीजर वैल्यूज है ना, क्योंकि हम इंट में ले रहे हैं, पॉइंट फ्लोट में नहीं ले रहे यहाँ पे। तो n बन गया 0। तो ये लूप फिर से ऊपर जाके चेक करेगा कि 0 ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल। तो ये लूप खत्म हो जाएगा, वापस वो अंदर जाके उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमारे पास आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ? 9 और उसके नीचे 2। ये भी ध्यान रखना क्योंकि प्रिंट ln यूज हो रहा है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो एक बार फिर से इतना पार्ट खाली ये वाला सॉल्व किया हुआ चेक करो, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब ये बात आती है एरे की। सबसे पहले एरे की लेंथ कैसे फाइंड करनी है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। लेंथ ध्यान दो, 2 चीज़ होती है, एक होती है लेंथ और एक चीज़ होती है इंडेक्स। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो ये रही हमारी एरे की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7। तो लेंथ इज 7। और इंडेक्स कैसे पता चलेगा? पहले वाले की इंडेक्स 0 होगी, देन 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारी इंडेक्स 0 से 6 तक है फॉर दिस एरे। तो लेंथ, तो इस पहले वाले का आंसर आपको मिल गया 7। अब उन्हें बोलिए व्हाट इज द वैल्यू इन x of 4। x of 4 means you can see the index. x of 4 is 72, so the answer is 72। सिंपल है भाई, जो भी एरे का लिस्ट दिया है
उसके इंडेक्स, ये मैंने इंडेक्स लिख दिया। इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। अगर इस इंडेक्स का नाम मैंने p ले रखा है तो p ऑफ 3 अगर मैं बोलती हूँ तो p ऑफ 3 विल बी 32। p ऑफ 1 बोलूंगी तो इट विल बी वैल्यू 7। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है व्हाट राइट द वैल्यू ऑफ n आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल a एंड b, कैपिटल A एंड B, इनका एस्काई वैल्यू क्या है। ओके, एस्काई वैल्यू जस्ट मिनट, फॉर दिस इज 97, सॉरी वेट, नॉट ए बी तो सबको पता, A पता चल गया तो B पता चल ही जाना है, ये Z और कैपिटल A से कैपिटल Z। कैपिटल A की वैल्यू एस्काई वैल्यू होती है 65 एंड इट गोज टिल 90, Z मतलब 90 and small a stands for 97 and small z goes to 122। अब ध्यान से देखो, इनने दिया है स्मॉल d। अब 97 अगर वैल्यू है स्मॉल a की, ये वैल्यू ऑलरेडी असाइंड है, ये आप कहीं से असाइन नहीं करोगे, ये आपको याद रखना है। दिस इसका वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर, तो ही आप ऐसे सम सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो d क्या दी है वो आपको सोचना है, d को इसमें स्टोर किया हुआ है, तो दे आर डूइंग d प्लस 5 और जो भी आंसर आएगा उसको इंटीजर फॉर्म में n में स्टोर कर रहे हैं। d की वैल्यू क्या हो सकती है वो खुद a b c d, अगर a 97 है, 98, 99, सो d इज ऑब्वियसली 100, ये आपको सोचना है। तो आंसर विल बी 100 प्लस 5, तो इन n में क्या स्टोर हो जाएगा, इन n द वैल्यू स्टोर्ड विल बी 105। ये कैपिटल A के साथ भी आ सकता था, कैपिटल Z भी आ सकता था, मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल a और स्मॉल z, कैपिटल A और कैपिटल Z की एस्काई वैल्यूज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें देखना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंट ln कैसे काम करता है, अगर यहाँ पे देख लो मैंने लिख दिया प्रिंट 5, नेक्स्ट में लिख दिया प्रिंट ln 10, ओके, और नेक्स्ट में लिख दिया प्रिंट 4। अब ये क्या होगा, प्रिंट लिखा है, खाली प्रिंट लिखा है तो 5 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट में मैंने प्रिंट ln लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ln 10 जो वैल्यू है वो नीचे आएगी, वो यहीं पे आएगी, क्योंकि ये वैल्यू प्रिंट करेगा और फिर वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर कर्सर को लेके जाता है। दैट मीन्स ये जो 4 वाली वैल्यू है वो नीचे प्रिंट होगी। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे देख लो बेस्ट, तो बेस्ट विल बी प्रिंटेड एज इट इज, और ये पहले ये प्रिंट करेगा एंड देन इट विल गो विद द ln, तो सेम लाइन में ही बेस्ट के साथ ही ये भी प्रिंट होगा। ये ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट इनक्रेडिबल वर्ड, बीच में क्या दे दिया, स्लैश एन का मतलब क्या होता है, टू कम ऑन द नेक्स्ट लाइन, तो इनक्रेडिबल विल बी रिटन फर्स्ट और फिर वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और प्रिंट करेगा वर्ड, क्योंकि वो ln लिखा है, इसका मतलब ही होता है न्यू लाइन। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे इफ एल्स का स्ट्रक्चर दिया है एंड दे आर आस्क्ड टू मेक अ स्विच केस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। स्विच केस के अंदर यहाँ होती है एक वेरिएबल का नाम a b c, एनी वेरिएबल नेम। तो हमारे प्रोग्राम में इफ के कंडीशन में कौन सा वेरिएबल नेम यूज हो रहा है, वैर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वैर। ओके, और वैर को मैंने स्टार्टिंग में कुछ एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। यहाँ पे इन्हें असाइन नहीं किया तो हम भी नहीं करते, छोड़ो। ठीक है, इनने जो लिखा एज इट इज लिख देते हैं। सॉरी, मैंने स्विच का स्पेलिंग ही रॉन्ग लिख दिया यहाँ पर, आई स्विच वैर। ये वैर कहाँ से मिला देख लेना है, इफ के जो कंडीशन में जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वही वेरिएबल आप भी यहाँ लिख दो। फिर केसेस स्टार्ट करना है, केस, ये केस के आगे वैल्यू क्या दोगे, जो इस कंडीशन में जो लिखा है वैर इक्वल टू 1 लिखा है तो आप भी केस 1 लिखोगे और कोलन्स। ठीक है,
केस 2, क्योंकि नेक्स्ट में वैर इक्वल टू 2 मैच कर रहे हैं, और नेक्स्ट में केस इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे भी 3 मैच कर रहे हैं, और लास्ट में डायरेक्टली एल्स लिख दिया, कुछ कंडीशन नहीं डाली। जब कुछ कंडीशन डाली नहीं है तो डिफॉल्ट। ओके, अब केस 1 में क्या लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट लिखते हैं केस 1 में, ये स्टेटमेंट लिख देना है। तो इसके आगे लिखोगे तो भी चलेगा, या यहाँ लिख दो बीच में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एज इट इज लिखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना। अब आप चेक कर लो, सॉरी, हाँ, प्रिंट ln। अब आपको लग रहा एक सेकंड, ओके, तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट आ रहा है एल्स, मतलब अगर गुड अगर आउटपुट में प्रिंट हो गया तो एल्स पार्ट में वो जाएगा ही नहीं, तो आपको क्या करना है, ब्रेक। समझ में आ गया, ब्रेक करना है। देन नेक्स्ट वाले का सिस्टम डॉट आउट एग्जैक्टली यहाँ से देख के यहाँ लिख दो और फिर ब्रेक स्टेटमेंट डाल दो। सेम जो यहाँ पे whereas 3 के लिए जो स्टेटमेंट दिया है वही आप 3 में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, पर ये ब्रेक आप खुद से डालोगे, क्योंकि इनने ब्रेक नहीं यूज किया होगा इफ एल्स में, इनने एल्स यूज कर लिया है, वो एल्स की जगह ही हम ब्रेक लिख रहे हैं, ठीक है। और डिफॉल्ट का जो भी स्टेटमेंट, ये लास्ट का स्टेटमेंट होगा वो आ जाएगा डिफॉल्ट में, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इस ढंग से आप स्विच केस लिखोगे। आप जाके चेक कर लो, मैं जो समझा रही हूँ नहीं समझ में आ रहा, एक बार धीरे धीरे आप थोड़ा लेस स्पीड पे करके भी चेक देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। So now we will see the next one. Here again they have given a ternary operator. You can check the question mark, you can check the colons, and here is the equal to sign. Now they are asking to convert this in the if else. बहुत easy. Okay, so if and here you are going to write the condition. So this is what they have given the condition, sales. This condition I have mentioned here. After that they are asking if this condition is true, this total is getting assigned to commission. So I will write commission sale into phi as it is I have written. Else, but if it is not, then commission will be assigned whatever is given after the colon, that is 0. That's all. Finish.